गुड आफ्टरनून। चलिए हैप्पी संडे। हाँ जी, हैप्पी हमारी संडे। क्लास की लास्ट क्लास है हमारी टीडीएस की, उसमें शायद हो सकता है ये सेकंड लास्ट क्लास हो। और हमको क्या करना है, हमको पूरी पिछली सारी क्लास के साथ कनेक्टिविटी बना के फिर उसके बाद में हमको हमारे पास में जो 24Q और 26Q फाइलिंग हम सीखने वाले थे तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो मैम ऐसा क्यों कह रहे हो कि आपने तो बोला लास्ट क्लास है और फिर भी हमारे लिए क्लास और बढ़ा रहे हो? इसीलिए क्योंकि ये आपके लिए जरूरी है, मुझे लगता है। हमारे पास में जो टीडीएस की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, लेकिन क्या करते हैं सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट टैक्स का ही एक पार्ट है। जैसे आप इनकम टैक्स पे करते हो तो यहाँ टीडीएस में आप दूसरे लोगों का इनकम टैक्स पे कर रहे हो और उसके लिए आप स्टेटमेंट फाइल कर रहे हो। क्यों कर रहे हो आप ऐसा? क्योंकि हमारे पास में गवर्नमेंट को क्या करना है, एक सिस्टम बैठाना है जिसके हिसाब से क्या हो कि पूरी पेमेंट्स पर क्या हो, नेक्सेस हो, कौन कितनी इनकम अर्न कर रहा है, थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा पर गवर्नमेंट का नेक्सेस हो। इसके लिए वो क्या करते हैं, एक बहुत सिंपल प्रोसीजर उन्होंने बनाया है, लेकिन फिर भी वो कॉम्प्लिकेटेड फील होता है क्योंकि उसमें मंथली रिक्वायरमेंट उन्होंने दे दी है। मंथली रिक्वायरमेंट क्यों दे दी है मैम? इसीलिए दे दी है क्योंकि एडवांस टैक्स जो होता है तो वो हर 3 मंथ्स में डील होता है। तो भाई गवर्नमेंट को एडवांस में पैसा चाहिए ना, तो एडवांस में एक तरीके से एडवांस टैक्स वो क्या करते हैं, जिस साल में आप पैसा कमा रहे हो, फिर से जिस साल में आप पैसा कमा रहे हो उसी साल में आप क्या करते हैं, टैक्स आपसे ले लेते हैं, वो एडवांस टैक्स कहलाता है। और जिस साल में आपकी इनकम हो रही है उसी साल में, उसी पीरियड में, उसी पॉइंट पे, जिस टाइम आपकी इनकम हो रही है उसी पॉइंट पे किसी दूसरे से जो आपको पेमेंट दे रहा है उससे आपकी पेमेंट डिडक्ट करवाते हैं, मतलब आपका पैसा इन द फॉर्म ऑफ टैक्स वो आपसे कलेक्ट कर लेते हैं टीडीएस के फॉर्म में। तो एडवांस टैक्स में आप अपना पे कर रहे हो एडवांस में टैक्स, और टीडीएस में आप दूसरे का एडवांस में पेमेंट कर रहे हो टैक्स, है ना? यही प्रोसेस है। हाँ हाँ। हम अपने पास में स्टार्ट कर लेते हैं। अपने पास में जो पुरानी सारी हमने कलेक्टिवली सारी चीजें करी हैं उसको हम क्या करते हैं, एक जगह इकट्ठा करते हैं। मैंने आपके लिए एक छोटा सा कंटेंट आप लोगों के साथ में शेयर किया, ये आपको मिला जैसे मैंने 4 डिटेल्स आप लोगों के साथ में शेयर की, आपके पास ऑलरेडी कंटेंट है ना? जब आपको अपने पास में 24Q 26Q फाइल करना होगा तो आपके पास में एक ऐसा एक जो फॉर्मेट है वो पेज प्रिपेयर होना चाहिए, ये एक्सेल शीट में अलग से। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि भाई आप जो भी पेमेंट कर रहे हो, पहले मैंने आपको चार्ट दिखाया था कि एक बार काम करते हैं, सारी चीजें हम प्रैक्टिकल जो हमारे पास में पेजेस हैं उनको एक बार कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक बार लाइन बाय लाइन सब पे 2-2 5-5 मिनट इन्वेस्ट करते हैं और सारी चीजें अपने ब्रेन में मेमोरी डेवलप कर लेते हैं कि भाई ये ऐसे सीक्वेंस में हमको पहले पूरा डेटा जो आपके पास में ऑलरेडी है, जो मैंने आपको पिछले 2-3 महीनों में शेयर किया है, वो आपके पास में जो ऑलरेडी है उसको हम पहले एक बार पूरी सीरीज में लगा लेते हैं। ठीक है, तो जिससे हमारे पास में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि मैम कहाँ पे क्या करना था, हम तो भूल ही गए, आपको सब पता है। बस मैं क्या कर रही हूँ, मैंने आपके लिए ऑलरेडी जो कंटेंट शेयर कर रखा है मैं उसको दोबारा से शेयर कर रही हूँ, दोबारा से आपके साथ में ऑन स्क्रीन शेयर कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपके डेटा में तो सारी चीजें अवेलेबल हैं। हाँ जी, तो हाँ ये हमारी क्लास के स्टार्टिंग के कंटेंट से मैंने उठाया हुआ है, ये आपके पास ऑलरेडी है। जब हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी तब मैंने आपके साथ में क्लास में ये सारी चीजें डिस्कस करते हुए मैं आगे बढ़ी थी। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम उसी सीक्वेंस में दोबारा से सारे के सारे पेपर्स, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि भाई हमारे पास में जो हम टीडीएस की इसकी बात कर रहे हैं ये है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, तो ये हमारी क्लास को कलेक्ट करना स्टार्ट किया। तो मैंने आपको बोला कि भाई जो टीडीएस है आपका टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है, हमने उसमें क्या किया है, ये आपका कंपलसरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी हो जाता है। किस फॉर्म में हो जाता है? जब आपको पेमेंट रिसीव होती है उस फॉर्म में हो जाता है। मैंने कहां से स्टार्ट किया, मैंने एक टीडीएस के पूरे इंट्रोडक्शन के साथ में स्टार्ट किया था। उसके साथ में मैंने आपको बताया कि हमारे पास में जो आपकी बेसिक पेमेंट्स हैं वो भी, जैसे आपकी सैलरी भी जब आपको रिसीव होती है तो आपका एम्प्लॉयर जो होता है वो आपका टीडीएस डिडक्ट कर लेता है अंडर सेक्शन 92। ठीक है, मैं आपके साथ में ये डिस्कस करते हुए आगे बढ़ी और मैंने आपको बताया कि देखो हमारी जो सैलरी जो डिडक्ट हो रही है, सैलरी जो हमारी टीडीएस डिडक्ट हो रहा है वो अंडर सेक्शन 92, और हर महीने हमारा जो एम्प्लॉयर होता है वो हमारा एस्टिमेटेड सैलरी के बेसिस पे हमारा टीडीएस डिडक्ट कर लेता है। और फिर हमारे पास में एंड ऑफ द ईयर होने के बाद में जो हमारा साल कब खत्म होता है, वही हमारा 1 अप्रैल से, ये मैंने ये पहले भी एक्सप्लेन किया था कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च का जो हमारा पूरा पीरियड है, मार्च खत्म होने के बाद में वो अप्रैल और मई का टाइम लेते हैं। एंड ऑफ मई से पहले आपको क्या इशू कर देते हैं, वो फॉर्म 16 इशू कर देते हैं। फॉर्म 16 भी मैंने आपको दिखाया था कि फॉर्म 16 में जो होती है वो पूरी डिटेल होती है, पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है। मैम दोबारा से दिखा दो, 1 मिनट दो।
ये मैं आपको बता देती हूँ, ये हमने बात की थी फॉर्म 16 में, तो फॉर्म 16 मेरे फॉर्म 16, ये हमारा फॉर्म 16 है। फॉर्म 16 में मैंने आपको बताया कि ये देखो, ये आपको आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपको इशू कर देता है। ये ट्रेसेस से वो डाउनलोड करते हैं। ट्रेसेस हमारे पास में वेबसाइट है फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस ये हमारे पास में वेबसाइट है। इसमें ये आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपको इशू करता है। उसमें क्या लिखा होता है, उसमें आपकी पूरी डिटेल लिखी होती है कि भाई आपको कितना इनकम वो दे रहा है, कितनी सैलरी वो दे रहा है, उसके पूरे वेरिफिकेशन, वो अगर आपको बेसिक टीए डीए अलाउंसेस कॉर्पोरेट्स जो जो भी उसकी पूरी डिटेल है वो सारी आपको फॉर्म 16 में लिखी होती है। फॉर्म 16 मैंने आपको एक एक पार्ट पढ़ के एक्सप्लेन करके अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया है, और उसके बाद में इसकी हेल्प से हम कंप्यूटेशन कैसे बनाते हैं ये भी मैंने आपको शायद सेकंड या थर्ड क्लास में एक्सप्लेन किया था, क्योंकि वो डेडिकेटेड क्लास थी फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 192 फॉर द टर्म्स ऑफ सैलरी। जब आपका एम्प्लॉयर आपको पेमेंट देता है तो आपका वो टीडीएस डिडक्ट करता है साल के एंड में, मई से पहले, ठीक है, मई जून तक वो आपको दे देता है, क्योंकि जुलाई में आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है ना। ये मैंने आपको बताया था। और सैलरी वाले केसेस जो होते हैं वो मैक्सिमम क्या होते हैं, नॉन ऑडिट वाले केस होते हैं, क्योंकि बिजनेस वगैरह तो होता नहीं है। तो क्या करना है, उनको फॉर्म 16 से सीधी सीधी रिटर्न फाइल कर देनी होती है। तो ये मैंने आपको बताया था। ये मैं अभी क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी में से आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करता है, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि उसको 30% ऑफ दैट एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाता है। बताया था नहीं, ये ऐसे काम नहीं चलेगा। बताया था, तो बताओ आपको क्या याद है? नहीं याद है मैम, फिर से बताओ। ठीक है, मैं फिर से बता रही हूँ। देखो मैंने आपको बोला था, हाँ जी मनोरंजन बोलिए। अगर नहीं होता तो बिना एक्सीडेंट एक्सर हो जाता है, उसका टोटल 30% भी अलाउंस हो जाता है। हाँ आप सही बोल रहे हो, लेकिन आपकी आवाज इतनी ब्रेक हो रही थी कि शायद सबको आवाज नहीं आई होगी, तो मैं बता देती हूँ। अगर आपका जो आपका एम्प्लॉयर है उसका टर्नओवर 1 सीआर से ऊपर है, तो उसकी लायबिलिटी आती है टीडीएस डिडक्ट करने की। क्यों आती है मैम? इसलिए क्योंकि उसका केस जो जाता है वो ऑडिट में जाता है, और ऑडिट जो भी जिन लोगों के भी ऑडिट होते हैं उनके लिए कंपल्शन है कि उनको टीडीएस तो डिडक्ट करना ही करना है। जैसे हमारे पास में ये फॉर्म 16 दे रखा है। फॉर्म 16 में आप देखिए, ये देखो, ये हमारे पास में जो डिडक्टर है यहाँ पर वो कौन है, ये है सैविक इनोवेटिव प्राइवेट, ये आपके सामने दे रखी है। जो हमारी कंपनी प्राइवेट कंपनी है, इसने इनका टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है। किसका किया हुआ है? यहाँ पर मिस्टर अमीश अग्रवाल का किया हुआ है। 10 ऑफ द डिडक्टर, भाई 10 जरूरी है। 10 लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो होता है, ये आपके पास में, जैसे हमारे पास में पैन लॉगिन और पैन आईडी पासवर्ड होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जब हम अपने पास रिटर्न फाइल करते हैं तो incometax.gov.in, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग .gov.in से करते हैं। वहीं से आपको ये 10 के जो फॉर्म्स हैं, फॉर्म 24 क्यू, फॉर्म 26 क्यू, ये भी फाइल करने होते हैं। मैम आपने पहले बताया था कि हम फाइल करना सीखेंगे। हाँ बिल्कुल सीखेंगे, हम वही सीख रहे हैं। उस पूरी प्रोसेस को ही हम दोबारा से क्या कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, और उसके बाद में उस पॉइंट पर आ जाएंगे। देखिए आपके एम्प्लॉयर ने आपको ये इश्यू कर दिया, इसमें आपके पास में पूरा डेटा है कि भाई उसमें सैलरी में क्या क्या डिटेल उसमें दी है, कि भाई उनकी सैलरी जो है एज पर सेक्शन प्रोविजन, देखिए आपके सामने लिखी हुई है कि सेक्शन 71 के हिसाब से उनकी इतनी है। उनको कोई भी परपोजिट्स वगैरह अलाउंसेस वगैरह नहीं मिले हैं, शून्य शून्य कर दिए गए हैं। आपके पास अगर आपकी सैलरी होती तो उसमें अगर और भी इनके कॉलम्स भरने होते तो होते। इनके पास में इनको स्टैंडर्ड डिडक्शन ये 50,000 ओल्ड रिजीम में 50,000 के हिसाब से क्या होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ होता है। न्यू रिजीम के हिसाब से आप आईटीआर भर रहे होते, अपने एम्प्लॉयर को बोलते कि मेरा स्टैंडर्ड डिडक्शन डिडक्ट कीजिए, तो यहाँ पे 50,000 की जगह पे क्या आता भाई, जल्दी बताओ सारे लोग? 75,000। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए आपके पास में एटीसी वगैरह की ये डिडक्शंस दे दी गई है। आपको आपका एम्प्लॉयर को इन्फॉर्मेशन करना होता है, इन्फॉर्म करना होता है कि भाई मेरा मेरा जो टीडीएस है ना वो इस हिसाब से डिडक्ट कीजिए कि मेरी ये इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो वो आपका क्या करते हैं, जब आपका फॉर्म 16 प्रिपेयर करते हैं तो उन्होंने ये सारा डेटा मेंटेन किया होगा। अब मैं बताऊं उन्होंने ये डेटा कैसे मेंटेन किया होगा, तो उसके लिए उन्होंने बनाया होगा आपका पेरोल। उस पेरोल में उन्होंने सारे एम्प्लॉयज का डेटा कलेक्ट किया, एस्टिमेटेड सैलरी लिखी, सारी जिसको हमारा बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंसेस, कॉर्पोरेट्स और कोई अदर बेनिफिट्स, जो भी बोनस कमीशन, ये जो सब कुछ मिल रहा है उन्होंने एस्टिमेट लगाया। उसके बाद में उन्होंने प्रिपेयर किया कि भाई सबकी एस्टिमेटेड सैलरी क्या है। आफ्टर कैलकुलेटिंग मंथली सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12, उन्होंने कहा ईयरली सैलरी आपकी कितनी है, उस पर उन्होंने लगाया स्लैब रेट। स्लैब रेट की लिए भी मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि बेटा देखो, जो हमारा स्लैब रेट होता है ओल्ड रिजीम के हिसाब से 2.5 लाख तक का आपका टैक्स नहीं है, न्यू रिजीम के हिसाब से आपको 3 लाख तक टैक्स नहीं है। उसके बाद में हमारे पास में रिबेट्स की भी हमको ये सहूलियत मिलती है। ओल्ड स्कीम में आपके पास में 5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, न्यू रिजीम में आपको 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता।
फिर उसके बाद में जो 87A का रिबेट है उसके हिसाब से उसके बाद आपको टैक्स देना पड़ता है। और कैसे देना पड़ता है भाई, हमारे पास है 5%, 20%, 30%। ये स्लैब रेट मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, कैलकुलेट करके भी दिखा चुकी हूँ, कैसे करते हैं ये भी बता चुकी हूँ। तो अब हमारा जो 24Q का पूरा प्रोसेस है, अब आपके दिमाग में फ्रेम हो गया कि हाँ मैम हमको ये याद आ गया है सारी चीजें। जल्दी मुझे आंसर चाहिए, हाँ मैम हो गया। यस मैडम। तो हमारे पास में 24Q के लिए जरूरी है। फिर हम आ जाते हैं 26Q पे। ठीक है, 26Q क्या है? 24Q होता है, वो होता है सैलरी के लिए, टीडीएस ऑन सैलरी। जब आपका एम्प्लॉयर उसने आपका टीडीएस डिडक्ट किया तो उसको क्या करना है, क्वार्टरली अपने पास में रिटर्न फाइल करनी है। रिटर्न में उसने क्या करना है, वही 10 डिटेल से लॉग इन करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उसको अपने पास में 24Q जो स्टेटमेंट है वो डिपॉजिट करना होता है। मैंने आपको आरपीओ फैसिलिटी भी जो है वो शेयर की हुई है। आरपीओ फैसिलिटी मैंने कहां से डाउनलोड की वो भी मैंने आपको शेयर किया कि हमारे पास में टिन पेन प्रोटीन से, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। मैंने आपको वेबसाइट का लिंक भी शेयर किया, आपको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके भी शेयर किया। मैम एक क्वेश्चन था, जो आपने भी फॉर्म 16B बताया, वो 1 बाय 1 भरना पड़ता है या फिर एक प्रॉपर शीट भर के डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं? देखो सेक्शन वाइज सबके अलग अलग भरते हैं। जैसे हमारे पास में टीडीएस में क्या प्रॉब्लम है, आपको सारे सेक्शंस में पढ़ा चुकी हूँ। क्या होता है कि हमारे पास में अलग अलग सेक्शंस में टीडीएस डिडक्ट होता है ना, अलग अलग टीडीएस में सेक्शन डिडक्ट होता है। जैसे 192 में सैलरी का डिडक्ट किया आपने, आप एज एन एम्प्लॉयर सोचिए कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और आप टीडीएस डिडक्ट करते हैं। तो 192 में आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं मेरा, जैसे मान लेते हैं मैं आपकी एम्प्लॉय हूँ और आपके पास में 10 और एम्प्लॉय है, तो आप क्या करेंगे 192 में सबका डिडक्ट करेंगे। तो उसके लिए एक एक्सेल शीट आपने अलग बनाई जिसमें आपने सबके पैन नंबर्स, ठीक है, आपका टोटल अमाउंट कितना, एस्टिमेटेड टोटल अमाउंट है और आप कितना टीडीएस उनका बनेगा एज पर द स्लैब रेट, आपने वो पूरा कैलकुलेट करके डेटा रखा। फिर आप जो चालान डिपॉजिट करेंगे, ठीक है, चालान डिपॉजिट करेंगे, चालान में आप भरेंगे कि आप सेक्शन 192 के अंडर क्या कर रहे हैं, आप टीडीएस फॉर द पर्पस ऑफ सैलरी आप डिपॉजिट कर रहे हैं, क्योंकि जो चालान जाता है वो सेक्शन वाइज जाता है। फिर उसके बाद में आपने कॉन्ट्रैक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194C आपने डिडक्ट किया। कितने लोगों का किया आपने? 7 लोगों का डिडक्ट किया। ठीक है, होता है ऐसा अलग अलग पीरियड में, हर महीने आप किसी का डिडक्ट कर रहे हो, तो 194C का अलग चालान जाएगा। फिर आपने 194N में डिडक्ट किया प्रोफेशनल्स का, किसी को आपने मान लेते हैं आपने सीए को प्रोफेशनल कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए आपने पेमेंट किया 40,000 का, 30,000 से ऊपर की पेमेंट हो गई, आपने टीडीएस डिडक्ट किया उसका 10,000 था। तो आपने सारे चालान जो हैं वो अलग अलग आपको डिपॉजिट करने होंगे, पूरा कंप्लीट करना। 40,000 पे 10,000 का टीडीएस कैसे कटेगा? ये 40,000 पे आपको 4,000 टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा क्योंकि 10% टीडीएस है ना। हाँ, तो आपने 10,000 बोलते मैम इसलिए। अच्छा सॉरी, मैंने गलती से बोल दिया होगा। आप 10% टीडीएस है 194N पे। फिर उसके बाद में आपने 194C, जैसे आपने कहा कि आपने किसी कॉर्पोरेट को पे किया तो आपने 2% डिडक्ट कर लिया, आपने किसी इंडिविजुअल को पे किया आपने 1% डिडक्ट कर लिया, आपने किसी को इंटरेस्ट की पेमेंट करी तो आपकी जो इंटरेस्ट की पेमेंट थी वो 10,000 से ऊपर की थी तो वहां पे 10% टीडीएस डिडक्ट कर लिया। तो इन सब के लिए जहां पे आपने अलग अलग सेक्शंस में टीडीएस डिडक्ट किया है ना, तो सबके चालान अलग अलग जाएंगे। जो आपके पास में 24Q का आपको वो भरना पड़ेगा स्टेटमेंट क्वार्टरली, उसमें सिर्फ सैलरी का डेटा जाएगा। और फिर उसके बाद में हमारे पास में 26Q है जो उसमें सिर्फ किसका जाएगा, अदर देन सैलरी का जाएगा। तो हमको सैलरी का अलग डेटा मेंटेन करना पड़ेगा, अदर देन सैलरी का अलग डेटा मेंटेन करना पड़ेगा। मैं ये जानना चाहूँ जो अपन ये टीडीएस से हर महीने काटेंगे वो मंथली वाइज कटेगा या साल में एक ही बार काटेंगे? मंथली। ओ बाबा रे गोविंद, आप नए हैं क्लास में क्या? नो मैम। कैसे कह दिया आपने, बिल्कुल ये तो आपने बिल्कुल दुखी करने वाली बात बोल दी। मैंने आपको बोला कि जब आपको पेमेंट करनी है, जैसे मान लेते हैं कि आप कंपनी है, आप एम्प्लॉयर हैं, जब आप मुझे पेमेंट करेंगे, मैं आपकी एम्प्लॉय हूँ या फिर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, मान लेते हैं मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और आप मुझे पेमेंट कर रहे हैं 40,000 का जो हमारे एग्जाम्पल में था, तो जब आप पेमेंट करेंगे मुझे उसी टाइम पे आप टीडीएस काटेंगे ना। और आपको डिपॉजिट कब करवाना होगा, वो अपने अपने डिपार्टमेंट मतलब गवर्नमेंट को आपको डिपॉजिट कब करवाना पड़ेगा, जैसे अभी हमारे पास में क्या चल रहा है सितंबर, ठीक है, आपने मुझे आज पेमेंट करी 21 सितंबर को आपने मुझे पेमेंट करी गोविंद जी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सितंबर के बाद आता है अक्टूबर, तो आपको 7 अक्टूबर तक जो 4,000